राम राम सा। आपका गांव वाली आरपीएससी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम आरएस जो 2024 के पेपर मेंस के पेपर हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम जिस पेपर को डिस्कस करेंगे वो मैनेजमेंट का हमारा पार्ट है। और मैनेजमेंट का पार्ट जो है वो आपके GS1 के पेपर का ही पार्ट है। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो जो मैनेजमेंट है वो आपके जो है टोटल जो है वो 20 नंबर का है। और ये जो है छोटे जो सब्जेक्ट हैं आपके जो टोटल 6 हैं उन्हीं का जो एक हिस्सा है। तो इसमें जो है टोटल 7 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से 5 सवाल जो होते हैं वो आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। और जो 2 सवाल होते हैं वो आपके क्या कितने होते हैं 5-5 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल 10 नंबर। 2-2 के भी 10 नंबर हो जाएंगे और यहाँ पर जो बड़े वाले सवाल हैं 5-5 नंबर के उनके भी 10 नंबर हैं। तो अगर हम इसके एक एक सवाल को समझें तो जो पहला सवाल है वो ये कि कैप्टिव उत्पाद मूल्य निर्धारण के उदाहरणों को समझाएं और 2 उदाहरण दीजिए। तो ये जो सवाल है जितना मैंने इसको पढ़ा है, दरअसल मैंने मैनेजमेंट को जो है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ जब प्रीलिम्स हुआ था उसके बाद ही जो है मैं मेंस के टाइम इसको थोड़ा बहुत वक्त दे पाया हूँ, मुश्किल से 2 महीने। तो मेरे लिए ये सवाल पर्सनली खुद के लिए बहुत ज़्यादा टफ था। और मैंने जो आंसर लिखा है वो दरअसल यहाँ पर है गलत पूरी तरीके से, ये आप ध्यान रखें। तो लेकिन इसका जो आंसर है वो ये कि मुख्य उत्पाद की जहाँ पर कीमत सहायक उत्पाद की कीमत से कम होती है उसे ही जो है कैप्टिव उत्पाद मूल्य निर्धारण की जो है अवधारणा जो है वो कहा जाता है। ये मैंने आंसर लिखा चैट जीपीटी से। और ये आंसर मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है ताकि कम से कम जो वीडियो देख रहा है उसे तो कम से कम ये पता लगे कि इसका आंसर क्या है, उसे बाद में सर्च ना करना पड़े बहुत ज़्यादा। बाकी मैं कभी भी जो है यहाँ पर वीडियो में जो है चैट जीपीटी का आंसर लिखने से जो है वो बिल्कुल बचता हूँ, वही आंसर बताने की कोशिश करता हूँ जो मैंने आंसर जो है वहाँ पर रियल एग्जाम में जो लिखे हैं। और जहाँ पर वो जो आंसर मैंने वहाँ पर नहीं लिखा है वहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि ये चीज़ मैंने नहीं लिखी है। तो ये जो मेरे लिए सवाल जो है पूरी तरीके से गलत है और यहाँ पर मेरे तो 0 नंबर आएंगे। बाकी सवाल टफ है, अगर किसी ने मैनेजमेंट को जो डीप में पढ़ा है वो हो सकता है उसके लिए सही हो, या फिर जिसने आरएस मेंस के जो काफ़ी सारे जो है अटेम्प्ट दे दिए हैं 2-3 दे दिए हैं तो उसके लिए हो सकता है कि सवाल सिंपल हो। आगे अगर आप देखोगे तो अगला सवाल है कि सामाजिक जो आवारगी है कि सोशल लोफिंग की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो ये जो सवाल है ये आपका बेसिक नोट्स से हैं। और इसमें जो मैंने जो नोट्स पढ़े थे वो थे सुरेश राजपुरोहित के। और ये जो है वहाँ पर सीधा डायरेक्ट लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है डेफिनेशन जो है वो सब के सब बच्चे लिखेंगे। और यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा नंबर आपको गेन करना है तो जो अच्छा एग्जाम्पल देगा वो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो गेन कर सकता है। और डेफिनेशन को भी एकदम सटीक शब्दों में जो लिख के आएगा वो शायद एक बेटर पोजीशन में होगा। जैसे कि सामाजिक आवार की क्या होती है कि जब बहुत सारे लोगों को एक काम में जो है जब झोंक दिया जाता है या फिर उनको एक काम दिया जाता है तो कई सारे जो लोग होते हैं वो काम चोरी करने लगते हैं। इस कारण जो टोटल जो उत्पादकता होती है ना वो गिरने लगती है। उसे कहा गया सोशल लोफिंग, कहते हैं ना वो तो लोफर है। तो यहाँ पर जब लोफर सामूहिक रूप से चीजें होने लगती है तो उसे सोशल लोफिंग कह दिया जाता है। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल किसी भी चीज का दे सकते हैं, जैसे कि अगर मनरेगा भी अगर काम हो रहा है कि मान लीजिए इस दीवार को बनाने में जो है 40 मजदूर लगा दी गई एक साथ में और वो काम ही नहीं कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, यानी कि क्षमता उनकी है कि वो एक ही दिन में पूरी पूरी दीवार बना सकते हैं लेकिन उसको 2 दिन में बना रहे हैं, यानी कि वहां पर काम चोरी हो रही है। तो ये हो गए मनरेगा। जैसे यहाँ पर एक रस्सी का खेल है, तो रस्सी के खेल में भी ऐसा होता है कि सब के सब जो है एक साथ अपना जो है वो जोर नहीं लगाते हैं, उस वहां पर भी जो काम चोरी का जो है काम चोरी की संभावना जो है वो दिखती है। तो कोई सा भी एग्जाम्पल जहां पर सामूहिक रूप से काम किया जाता है लेकिन जो है लेकिन क्योंकि हर एक किसी के काम को जो है सराहा नहीं जा सकता जब सामूहिक रूप से काम करते हैं, इसलिए लोग जो है वहां पर काम चोरी करने लगते हैं। जैसे कि खेतों में भी अगर आप काम करते हैं तो कई बार आप देखते होंगे कि भाई काम तो बहुत थोड़ा है लेकिन वक्त उसमें बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि काम ईमानदारी से नहीं हो रहा है। इसे ही कहा गया है सामाजिक आवारगी। तो ये आपके बेसिक नोट्स हैं और इससे आप जो है सिंपल की कैटेगरी में रख सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर आपने ठीक से रिवीजन किया है तो। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसने जो है कितना ठीक से पढ़ा और कितना ठीक से नहीं पढ़ा है। ये जो सवाल है कि होट मनी से आपका क्या तात्पर्य है, ये मेरे हिसाब से आपके जो है सिंपल सवाल की कैटेगरी में है। और सिंपल क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सवाल है। इकोनॉमिक्स जो है वो आपके मैनेजमेंट के जो टॉपिक हैं उनके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो है वो मर्ज करेगी अपने आप को और यहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है। और सिंपल सवाल अगर है तो यहाँ पर जो है स्कोर वही जो अच्छा कर पाएगा जिसने एग्जैक्ट भाषा में जो इसका आंसर जो है वो लिखा है। जैसे होट मनी क्या होती है, होट मनी वो होती है कि जो जितनी तेजी के साथ बाजार में प्रवेश करती है उतनी ही तेजी के साथ जो है बाजार से वापस भी निकल जाती है, उसे ही जो है होट मनी कहा गया है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया सवाल अपना सिंपल कैटेगरी का। अगला जो सवाल आता है वो आयुष। तो ये सवाल भी जो है अपने सिंपल कैटेगरी में है क्योंकि सीधा जो है सिलेबस में पूछा गया है, वहां सिलेबस में लिखा हुआ वेलनेस वगैरह। और ये अगर आपने करंट अफेयर्स भी अगर ठीक से पढ़ा है ना तो भी इसका आप आंसर लिख सकते हो क्योंकि आयुष हमेशा चर्चा में रहता है। तो मैनेजमेंट भी अगर आपने नहीं पढ़ा है इस सवाल में तो भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ऊपर में
हॉट मनी वाला सवाल अगर मैनेजमेंट नहीं पढ़ा तो भी आप इसका सवाल लिख सकते थे सिर्फ इकोनॉमिक्स के नोट्स के आधार पर। तो इसको आप जो है करंट का मान लें या सिंपल जो है वो सवाल है प्लस मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अगर इसकी फुल फॉर्म अगर आपको देखनी है तो आयुष में जो है ए फॉर आयुर्वेदा है, जो वाई है वो आपके योगा है, यू जो है वो यूनानी है, एस जो है सिद्ध है और एच जो है वो होम्योपैथी है। लेकिन यहाँ पर वाई में जो है एक यूनानी के साथ जो है वो नेचुरोपैथी भी जोड़ा जाता है। मैंने जो है नेचुरोपैथी नहीं लिखा था, है ना, तो यहाँ पर जो एक नेचुरोपैथी भी जो है वो ऐड है, तो आप इसको भी देख लें साथ साथ में। तो ये सिंपल सवाल है, जिसने एकदम एग्जैक्ट जो है लिख दी इसकी फुल फॉर्म उसको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, और कोई भी शब्द ऐसे छोड़ा है तो उसके उतने ही अनुपात में जो है नंबर कटते जाएंगे। इसके बाद में आती है सीड फंडिंग। तो ये सवाल भी जो है सिंपल कैटेगरी का है, और इसका सोर्स अगर आपको देखना है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तो इकोनॉमिक्स, ये भी आपके इकोनॉमिक्स से सवाल आ रखा है, यानी कि मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स के सवाल आपके जो हैं वो आ रहे हैं। बाकी अगर किसी ने जो है मैनेजमेंट का भी अगर किसी का जो है कोर्स लिया है तो वहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि सुरेश राजपुरोहित के नोट्स में जो है सीड फंडिंग के बारे में जो है वो बताया गया है। और सीधा जो स्टार्टअप का जो टॉपिक है वहाँ पर जो है सीड फंडिंग का जो आपको कंसेप्ट जो है वो मिलेगा। और सीड फंडिंग होती क्या है कि कोई भी जब नया स्टार्टअप शुरू किया जाता है या फिर कोई भी बिजनेस शुरू किया जाता है, तो जब शुरू के अंदर जो सबसे पहली जो फंडिंग दी जाती है ना, वही है सीड फंडिंग। सीड का मतलब होता है बीज, यानी कि जो एकदम जो बीज से जो चीज़ की शुरुआत होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीड फंडिंग कहते हैं। तो ये सिंपल कैटेगरी का। और अगर हम इन 5 सवालों को अगर देखें तो जो पहला सवाल है वो सवाल है टफ, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर के जो है नंबर कट सकते हैं। दूसरा सवाल है अपने सिंपल, तीसरा सवाल भी है सिंपल, चौथा सवाल भी है सिंपल और 5वां सवाल भी है सिंपल। लेकिन नंबर देने में फिर भी जो है फर्क रहेगा, कितना बच्चे ने जो है कितनी एग्जैक्ट लैंग्वेज में जो आंसर लिखने की कोशिश की उस पर चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, और कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया उस पर भी चीज़ें जो है डिपेंड करेगी। अगर हम अब अगले सवालों पर आएँ तो अगले जो 2 सवाल हैं उसमें पहला सवाल है कि संग्रह उत्तेजना की 4 तकनीकों को सूचीबद्ध कीजिए और संक्षेप में उसे समझाइए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरे लिए सवाल खुद के लिए टफ है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए, क्योंकि दरअसल मैंने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को जो है कोई 2, 3, 4 साल तक लगातार नहीं पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ मेंस के टाइम पढ़ा है। तो मेरे लिए टफ है, बाकी के लिए हो सकता है इजी हो या मॉडरेट लेवल पे हो। और मैंने वहाँ पर 4 तकनीकें कौन कौन सी लिखी है दरअसल वो मुझे खुद भी याद नहीं है कि वो तकनीक लिखी क्या क्या है, और मुझे बहुत ज़्यादा इस सवाल से उम्मीद भी नहीं है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसमें नंबर मिलेंगे। लेकिन ये जो तकनीकें हैं ये मैंने आपके लिए जो है चैट जीपीटी से लिखी है कि ये तकनीकें हैं वहाँ पर, ये ध्यान रखें, ये मैं खुद नहीं लिख के आया हूँ वहाँ पर, ये तकनीक हो सकती है। जैसे कि संघर्ष उत्तेजना में पहली जो तकनीक है वो है कि संचार द्वारा आपके संघर्ष हो सकता है किसी भी संगठन में, कि संचार में ही जो त्रुटि है अपने, यानी लोग अब एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है संघर्ष हो सकता है। फिर जब कोई बाहरी व्यक्ति का संगठन में प्रवेश होता है तो जो है संघर्ष हो सकता है, तो इन 2 को ध्यान रखें। फिर है कि जब संगठन के पुनर्गठन की बात आती है, मान लीजिए कि भाई कोई भी राजनीतिक पार्टी भी है तो वहां पर अगर जब पुनर्गठन की बात आती है, आज के दौर में बीजेपी का अगर अध्यक्ष चुना जा रहा है तो वहां पर आज के दौर में कितना संघर्ष दिख रहा है। तो वैसे ही है कि संगठन का अगर पुनर्गठन हो रहा है तो भी वहां पर जो है संघर्ष होगा। और फिर है कि विपरीत मत देने वाले व्यक्ति का जो नियुक्त होना, जब विपरीत मत वाला व्यक्ति आएगा तो वहां पर जो पहले वाले मत के जो विचारक हैं उनसे उनका जो द्वंद्व हो गई होगा, संघर्ष हो गई होगा। ये 4 पॉइंट जो आपके चैट जीपीटी में लिखे गए हैं। और बाकी जो है मेरे हिसाब से सवाल टफ होना चाहिए, और इसमें शायद बेटर वही बता पाएगा जिसने मैनेजमेंट के जो टॉपिक है या फिर जो सब्जेक्ट उसको ज़्यादा जो है डीप में पढ़ा है, वही बता सकता है कि सवाल जो है किस लेवल का है और क्या बेसिक कंटेंट से सवाल पूछा गया या फिर नहीं पूछा गया है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। इसके बाद में जो है अगला जो सवाल आता है वो सवाल है कि डेरिवेटिव से आपका क्या अभिप्राय, या फिर वित्तीय व्युत्पन्नों से क्या अभिप्राय, और वित्तीय व्युत्पन्नों के विभिन्न प्रकारों की सूची बनाई। ये जो है ना कि डेरिवेटिव से क्या अभिप्राय है, ये सवाल आपके आ रखा है इकोनॉमिक्स से। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, मान लीजिए आपने मैनेजमेंट पढ़ी ही नहीं आरएस की, है ना, जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब मैं मैनेजमेंट का जो सिलेबस देखता था मुझे लगता था कि मैनेजमेंट से आधा से ज़्यादा या फिर करीब आधा मान लीजिए आप, या 40% मान लीजिए इकोनॉमिक्स का पार्ट इसमें जो शामिल हो जाता है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स ठीक से पढ़ी तो आप डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। डेरिवेटिव दरअसल होता क्या है कि ऐसी कोई भी चीज़ है ना जिसका जो है मूल्य किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर करें उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। और इसके जो प्रकार है ना, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि किसी बच्चे ने कितने प्रकार दरअसल जो है वो लिखे हैं। कोई किसी को हो सकता है 1, 2 याद आए हो, किसी को हो सकता है 1 भी याद नहीं हो, और किसी को हो सकता है कि 4, 5 याद आए हो। उसके आधार पर भी जो है वहाँ पर मार्किंग होगी, और किसी को बहुत अच्छे मिलेंगे और किसी को बहुत ज़्यादा खराब मिलेंगे। अब मैंने जो प्रकार लिखे हैं वो ये वाले प्रकार नहीं लिखे हैं दरअसल, इसलिए मैं वहाँ पर श्योर ही नहीं हूँ कि जो मैंने प्रकार लिखे हैं वो सही भी हैं या फिर नहीं है। लेकिन ये जो 4 प्रकार है वो मैंने आपके लिए जो चैट जीपीटी से लिखे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ ये चैट जीपीटी के, ये मेरे नहीं है।
जिसमें उन्होंने लिख रखा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, स्वैप होते हैं। ये स्वैप मैंने जो खुद कई बार पढ़ा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये भी मैंने खुद कई बार पढ़ रखा है, लेकिन उस वक्त दिमाग में ही नहीं आया कि ये डेरिवेटिव होते हैं क्या। तो वहां पर मैं कुछ अलग ही लिख के आया हूँ, वो तो बाद में कॉपी आने के बाद ही पता लगेगा कि दरअसल लिखा क्या है। अब एग्जैक्ट जो मुझे जो है वो चीज़ें याद आ नहीं रही है। लेकिन अगर इन दो सवालों को देखेंगे तो यहाँ पर जो है मामला काफ़ी सब्जेक्टिव है कि बच्चे ने जो है रिवीजन कितने ठीक से किए, उन पे चीज़ें डिपेंड करेगी कि सवाल मॉडरेट में है या टफ में है, किस में है। तो बाकी आप जो है आगे के जितने भी पेपर हैं, आगे के जितने भी सेक्शन हैं, उनके लिए जुड़े रहिए और एक एक सवाल को जो है हम यहाँ पर जो एनालाइज करने की जो है वो कोशिश करेंगे। मेरी तरफ से एक बार फिर राम राम साहब।